हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एमपी सेट 2024 के पेपर वन की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम 2023 में पूछे गए कंप्लीट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज से आपको ये हेल्प होगी कि आपको पता चलेगा किस लेवल के सवाल पेपर में आते हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसकी मदद से स्टूडेंट्स बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच शुरू हो रहा है। इसमें हम आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड साथ ही आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइनल रिवीजन के लिए एग्जाम के लेवल के हिसाब से मॉक टेस्ट है एंड सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इस कोर्स में हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे सेपरेट कोर्स है हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं एंड वीडियो लेक्चर्स भी है जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बाकी के स्टेट एग्जामिनेशन के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि एज इट इज क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हर कोर्स में यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिससे स्टूडेंट्स आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी फाइनल रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आपको आसानी से पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। The first open university in India was established in which year? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी है वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, ये पूछा गया है। आगे आने वाले पेपर में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982, 85, 88 या फिर 89। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर पर जाने से पहले आपको नाम बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में बनी थी, जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम सिंपली डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इस तरीके से भी लिखते हैं। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को ओपन यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट में दे रही हूँ जिसमें आप देखोगे 1982 में फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी, नाम इसका यहाँ पर लिखा है। 1987 में उसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान में स्टैब्लिश हुई थी, दैट इज वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। अब इसमें एटलीस्ट आपको टॉप 5 से 6 यूनिवर्सिटीज के नाम, उनका स्टेट और ईयर पता होना चाहिए। पेपर में हो सकता है कि आपको 4 से 5 यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हैं और आपको बोला गया है कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी से न्यूएस्ट यूनिवर्सिटी में इनको अरेंज करो, तो ये क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ओडीएल सिस्टम ऑफ कंट्री कंसिस्ट ऑफ, ओडीएल का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। सो ओपन सिस्टम जो है कंट्री में उसमें आता है पहला इग्नू, दूसरा है स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज जिसको एसओयू के नाम से जाना जाता है, अगला है इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग एजुकेशन और तीसरा है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूशंस दैट इज सीसीआई। तो ये 4 सिस्टम्स हैं जो कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग हमें प्रोवाइड करवाती है। न्याय सिलोजिज्म एम्प्लॉयज अ फॉर्मल 5 स्टेप आर्ग्यूमेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा लॉजिकल रीजनिंग यूनिट नंबर 6 में से पूछा गया है। इसमें बोला है कि न्याय सिलोजिज्म जो होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। उन 5 स्टेप्स के नाम आपको यहाँ पर दिए हैं, प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपान्याय और निगमन। सो ये 5 नाम दिए हैं और साथ ही उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको ये लिस्ट को मैच करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं इसमें हमें पढ़ना था। आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि हेतु का क्या मतलब होता है। हेतु का मतलब होता है इंग्लिश में रीजन, और किसी भी चीज का रीजन हम कब देते हैं, जब हम उसमें बिकॉज ऐड करते हैं। अब आप बोलोगे कि आपने हमारा कोर्स क्यों ज्वाइन किया, तो मैं आप उसका रीजन बताएंगे, क्योंकि मैं पेपर क्वालिफाई करना चाहती थी। आपने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चुना, क्योंकि
ये मैं रीज़न दे रही हूँ, है ना? एक कारण बता रही हूँ। तो हेतु का मतलब रीज़न होता है और जिस भी स्टेटमेंट में हमें बिकॉज़ देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि वो हेतु होगा। सो बी को सेकंड से मैच अगर हम करने जाते तो आप देख सकते हो, बहुत आसानी से हमें आंसर मिल सकता था। राइट? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देयर इज़ फायर ऑन द हिल, ये बोल रहे हैं कि पहाड़ी में आग लगी हुई है। ये क्या है? एक प्रतिजना है। हमने देखा है उस चीज़ को कि पहाड़ में आग लगी हुई है। आगे हेतु रीज़न मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण मतलब एग्ज़ाम्पल। अब एग्ज़ाम्पल कहाँ पर दिया जा रहा है? एग्जाम्पल दिया जा रहा है वेदर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो एग्जाम्पल ये दिया है कि जहां पर भी धुआं होता है वहां पर आग होती है। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक बार एक पहाड़ी में एक घर में आग लगी थी, तो वहां से भी धुआं आ रहा था। तो ये उदाहरण हो गया। आसान है, सी को थर्ड से मैच कर दिया। आगे है देयर इज स्मोक ऑन द हिल, धुआँ निकल रहा है पहाड़ी से, वो उपन्याय है कि एक स्टेटमेंट है जो हमें दिख रहा है। 10 का मतलब है कि हमने फाइनली यहाँ पर कंक्लूड कर दिया कि 10 देयर इज़ अ फायर ऑन हिल। सो ये निगमन होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बिकॉज़ से हम आंसर को ढूँढ सकते थे। स्टूडेंट्स अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अभी हमने 2023 के पीवाईक्यूज़ देखे हैं, और भी क्वेश्चंस जो हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस स्टेट के या अदर स्टेट्स के होंगे, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कंटिन्यू करना है या नहीं। In which of the following types of हेत्वाभ्यास is the fallacy of an irregular middle term? सो ये भी हमारा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर बहुत बार पेपर में आया है। इसका करेक्ट आंसर है सत प्रतिपक्ष। ओके, सत प्रतिपक्ष सॉरी। अब हेत्वाभ्यास क्या होता है? हेत्वाभ्यास बेसिकली फैलेसी होता है। फैलेसी का मतलब क्या है? डिफेक्ट है किसी स्टेटमेंट में, झूठ है। फैलेसी अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था, है ना? फैलेसी का मतलब होता है एक एरर। किसी भी स्टेटमेंट में अगर कोई एरर आ जाता है, चाहे जानबूझकर किया है या गलती से हो गया है, उसको फैलेसी बोल सकते हैं और संस्कृत में उसको हेत्वाभ्यास बोलते हैं। ठीक है? It refers to a defect in an argument that cause it to be invalid। एक स्टेटमेंट मैंने बोल दी, लेकिन उस स्टेटमेंट में मैंने कोई गलती कर दी, एरर कर दिया, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हो सकता है कि हम गलत कंक्लूजन तक भी पहुंच जाएं। ठीक है? और बेसिकली देयर आर 10 टाइप्स ऑफ हेत्वाभ्यास। हेत्वाभ्यास कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 10 प्रकार के, जिसमें से सत प्रतिपक्ष जो है वो एक होता है। बाकी के जो 9 है वो ऑलरेडी हमने क्लासेस में पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है? ये ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है। इस तरीके से प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कीजिए। यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग में जाकर के आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। The first Indian satellite for serving the education sector is known as what? So इंडिया में पहला ऐसा सैटेलाइट जो कि एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करवाता था, जिसका नाम था एडुसेट। ठीक है? एडुसेट इसका नाम था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में ये है। ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। एडुसेट का मतलब है एजुकेशनल सैटेलाइट। और ओके, ये फर्स्ट सैटेलाइट है फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर। इसको जी सेट 3 भी बोला जाता है। नाम याद रखना। लास्ट टाइम अगर एडू सेट बोला गया था, हो सकता है अगली बार सेम क्वेश्चन पूछा हो, बस ऑप्शन में आपको जी सेट 3 लिखा हो, तो पता होना चाहिए। जियो सैटेलाइट 3। ठीक है? इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो। ये भी पूछा जा सकता है कि एडुसेट को किन्होंने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया था सन 2000 में। इट इज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली फॉर द एजुकेशनल सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनईपी 2020। ठीक है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 100% इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द टाइमलाइन प्रोड्यूस्ड बाय एनईपी 2020 टू रेज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 50%? अब तो चलो पहले एक सवाल का जवाब मुझे देना है आपने कि ये जो एनईपी 2020 बोला है, इसमें एनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पेपर में आएगा ही आएगा सवाल, तो ज़रूर इसका आंसर दो। आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है गूगल सर्च करो, फिर मुझे कमेंट करके बताओ। इससे क्या होगा, जब सर्च करके लिखोगे ना तो पेपर में खुद याद आ जाएगा और चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो इसका टारगेट है 2035। एनईपी 2020
ने बोला था कि हायर एजुकेशन में 50% जो विद्यार्थी हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, हायर एजुकेशन अपनी पूरी नहीं करते, प्लस 2 तक पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसका एटलीस्ट 50% बच्चा सन 2035 तक हायर एजुकेशन में एनरोल होना चाहिए हर साल, ये टारगेट इन्होंने रखा था। इन कम्युनिकेशन नेटवर्क द सर्कल नेटवर्क अलाउज, सो सर्कल नेटवर्क क्या है? कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया एक व्यक्ति दूसरे से दूसरे इस तरीके से, ठीक है। सो इसमें सर्कल नेटवर्क क्या बोलता है? ये बोलता है एवरी मेंबर हैज इजी एक्सेस टू एवरी अदर मेंबर इन द ग्रुप। सर्कल नेटवर्क ये होता है, अगर ये व्यक्ति इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो इनसे भी कनेक्टेड होना चाहिए, इनसे भी कनेक्टेड होना चाहिए, इनसे भी और इनसे भी। सिमिलरली ये वाला व्यक्ति जो है वो इनसे भी कनेक्टेड हो, इनसे भी हो, इनसे भी हो और डायरेक्टली इनसे भी हो। हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होना इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन नेटवर्क का सर्कल नेटवर्क। ओके। नेप्टल स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन का, इंपॉर्टेंट तो है ही, आसान क्वेश्चन भी है। नेप्टल का मतलब है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, यहाँ पर एम्बेडेड लर्निंग है, यहाँ पर एनहांस्ड लेसन्स है, इनेबल्ड लर्निंग है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ऑलरेडी जो ऐप में वीडियोस हैं, ये ऑलरेडी जो हमने लास्ट मंथ पढ़ा था उसमें हमने ये कवर किया है। फिर भी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पेपर से पहले लाइव क्लासेस हमारी फिर होने वाली हैं हायर एजुकेशन की, तो आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, वो भी ट्रिक्स के साथ। Which one of the following is considered as a distortion of downward communication? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? एक मान लो किसी कंपनी के मैनेजर हैं, वो किसी कंपनी के एक फ्रेशर एम्प्लॉय के साथ बात कर रहे हैं, उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? मैसेज ओवरलोड होता है। डिस्टॉर्शन यहाँ पर बोला है। विकृति कौन सी है? ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में होता है मैनेजर को जैसे ज्यादा नॉलेज है, मान लो उन्होंने क्या किया, एक फ्रेशर व्यक्ति को जो बिल्कुल नए नए अभी कंपनी में आए हैं उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि फ्रेशर बंदा है, उनको समझ ही नहीं आ रही चीजें, तो वो मैसेज का ओवरलोड उन पर हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी चीज भी याद नहीं रख के सब भूल सकते हैं, है ना? ये होता है, तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद कर रही हूँ सब कुछ समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद भी आ रहा है ना तो मुझे कमेंट करके बताते रहो ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और ऐसे ही सारे स्टेट्स के पीवाईक्यूज ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लेकर आऊं। The automatic process of catching or sharing another person's emotions by mimicking the person's facial expressions and other non-verbal behavior is known as what? ये बोला है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम किसी सामने वाले व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि मुंह के हाव भाव, उनके बोलने के तरीके से समझ आ रहे हैं कि क्या इमोशन है उनका, ठीक है, क्या वो फील कर रहे हैं। और या फिर नॉन वर्बल यानी कि इन्होंने वर्ड्स का यूज करके हमें नहीं बताया, हम उनकी भावनाएं वैसे उनके इशारों से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके मूड से समझ गए। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इमोशनल कंटेजिन। इसको क्या बोला जाता है? इमोशनल कंटेजन। याद रखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इसी की डेफिनेशन है। इट इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ कैचिंग और शेयरिंग अनदर पर्सन्स इमोशन, कि कैसे हम उनके चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा, बोलने का स्वर पता चल जाता है ना कि कौन थोड़ा सा इस समय पे दुखी है, कौन खुश है, तो उसको इमोशनल कॉन्टेजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in BHEL Bhopal, a special mechanism has been developed with an acronym MECOM. So it stands for what? So ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एमपी सेट में पीवाईक्यू आया है, इसीलिए भोपाल से रिलेटेड है। तो इससे आप बाकी स्टेट वाले स्टूडेंट्स को भी एक आइडिया मिलेगा कि आपकी स्टेट में से जो एक आधा बेसिक क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है। सो इसमें MECOM की फुल फॉर्म पूछी है, दैट इज मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द लेटर सीरीज गिवन बिलो। तो आपके पास लेटर सीरीज दी है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ओ एम एन करेक्ट आंसर होगा। ये जो बीच में है ना, यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पर वैल्यू मिसिंग है। तो कैसे ये हुआ ये भी हम देख लेते हैं। पहला सेट हमें दिया है जी ई एफ। इसके लिए लेटर सीरीज के लिए स्टूडेंट्स आपको ए से जेड तक रूल पता होना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एम कौन से नंबर पर आता है, एफ कौन से नंबर पर आता है, ए से जेड में भी और जेड से ए में भी। ठीक है, उल्टी लेटर सीरीज में क्या होता है, जेड जो है वो नंबर 1 पर आता है, वाई जो है वो 2 पर आता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अभी समय है, आप याद करते रहिए। ठीक है, ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बताई है, नहीं पता है, नहीं वो वीडियो देखी तो बता दो, मैं लिंक आपको दे दूंगी। सो देखो यहाँ पर क्या है, जीई एफ पहली स्टेटमेंट है, के आई जे दूसरी स्टेटमेंट है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इनकी जो जो पोजीशन है वो हमें डिफाइन कर देनी है। ये हमने लिख दिया 7 5 6 इस तरीके से। अब इसके बीच में रिलेशनशिप देखिए क्या है, इसमें बीच वाला टर्म और इसमें बीच वाला टर्म, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। देखो 5 और 9 प्लस 4 का रिलेशन है, इसकी तीसरी टर्म और इसकी तीसरी टर्म, समझ रहे हो। जैसे यहां पर मैं खुले में इसको लिख देती हूँ थोड़ा सा, के आई जे, बहुत आसान है। इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो रूल तीनों में सेम है। तो इसी तरीके से 4 के डिफरेंस में हम अगर हम के बाद 4 वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ओ आ जाएगा। ठीक है, आई के बाद 4 वैल्यूज को ऐड करते तो एम आ जाएगा, जे के बाद 4 वैल्यूज को ऐड करते तो एन आ जाएगा। सो आंसर मिल गया ओ एम एन। बहुत आसान है। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट। सो यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग बोला है, इंडक्टिव रिसर्च नहीं बोला है। ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। सो इंडक्टिव रीजनिंग में डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। ओके, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर क्या होता है, द assumption is related to the uniformity of nature but it is not quite the same thing. The unity of nature refers to the idea that all parts of the natural world are interconnected and interrelated. नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में से ही पूछा है, ऑल बर्ड्स आर एग्स, सॉरी ऑल बर्ड्स ले एग्स, सभी पक्षी अंडे देते हैं। cows are birds, sorry crows are birds, crows lay eggs. सो देखो ये क्या बोल रहा है, वेन डायग्राम से इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव क्या बताया था मैंने, डिड्यूस करना। डिड्यूस करना मतलब कम करना, डिडक्ट करना मतलब कम करना, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहे हैं। इसमें बोला है कि जितने भी बर्ड्स हैं वो सब अंडे देते हैं। अब बोल रहा है कि जो क्रो है वो भी बर्ड्स का ही पार्ट है। ये सारे जो, ये देखो फिर शुरू से शुरू कर रही हूँ। ये मान लो ऑल बर्ड्स हैं, इसके अंदर सारे बर्ड्स हैं, सभी बर्ड्स जो हैं वो अंडे देते हैं। ये बोला है पहली स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है क्रोज आर बर्ड्स, बर्ड्स है ये सब, इसके अंदर क्रोज है, ये क्रो है, ये क्रो है, तो क्रो भी बर्ड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्रोज ले एग्स, तो क्रो भी एग्स देते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया डिडक्टिव रीजनिंग कि हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं और हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती जा रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सो ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है बेसिकली जिसमें हम डायरेक्ट कहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से डायरेक्ट इंटरव्यू ले रही हूँ, किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछ रही हूँ, तो वो मैं खुद डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, वो खुद लोगों के बीच जाकर के डेटा कलेक्ट करते हैं। न्यूज़पेपर वाले क्या होते हैं, वो भी खुद न्यूज़ लेकर के इकट्ठी करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं। तो वो प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा क्या है, उसी न्यूज़पेपर को निकाल कर अगर मैं नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूँ तो वो सेकेंडरी डेटा है, कि ऑलरेडी डेटा अवेलेबल था, वहीं से मैंने निकाला है और डेटा और उसको मैं आगे यूज कर रही हूँ। ठीक है, सो देखो रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन, जो बड़ी बड़ी कमेटीज हैं उसकी रिपोर्ट जो होती है वो प्राइमरी डेटा होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट पब्लिश होती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पब्लिकेशंस भी डायरेक्ट है, प्राइमरी डेटा है ये भी। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये भी प्राइमरी डेटा है। तो सेकेंडरी, ओके नॉट बोला है, सॉरी यहाँ पर नॉट बोला है, सेकेंडरी कौन सा नहीं है,
ठीक है? डायरेक्ट ओरल इंटरव्यू मैंने आपको बताया ना, अगर किसी व्यक्ति से मैं डायरेक्ट इंटरव्यू लेती हूँ तो वो प्राइमरी डेटा है। अगर मान लो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम ये बता दो कि पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? तो ये प्राइमरी डेटा आप लोगों ने इकट्ठा किया कि आपने बीच में कोई बुक नहीं ली, आपने किसी से रेफरेंस नहीं लिया, आपने डायरेक्टली मुझसे चीज़ें ली। न्यूज़ एंकर जैसे करते हैं, ठीक है? तो नहीं है कौन-सा सेकेंडरी, ओरल इंटरव्यू नहीं है। इफ डेटा इज क्लासिफाइड एज 0, 10, 10, 20, 20, 30, तो ये एक सीक्वेंस दिया है 0 से 10, फिर बोला है 10 से 20, फिर बोला है 20 से 30। ये जो डेटा होता है इसको एक्सक्लूसिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज को ऐसा लिखा होता जैसे 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 0, ऐसे अगर दिया होता तो वो इंक्लूसिव होता। ठीक है, which of the following is not a type of two-dimensional diagram? नॉट अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल डायग्राम। अब स्क्वायर डायग्राम है, ठीक है, पाई डायग्राम क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, रेक्टेंगुलर डायग्राम या हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जो है वो टू डायमेंशनल नहीं होता है, बेसिकली हिस्टोग्राम में टू डायमेंशंस नहीं होते हैं। The value of median is determined graphically with the help of the graph known as what? So it is known as ogive curve, ogive curve या बोलते हैं इसको, या ogive curve बोलते हैं। That is your cumulative frequency curve। ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड में ही हम पढ़ेंगे। नेम ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर, ये देखिए कौन से डिवाइस है जो कि कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है बाय मीन्स ऑफ टेलीफोन लाइन। किसके थ्रू? टेलीफोन लाइन के थ्रू। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडेम की बात की जा रही है। जब भी टेलीफोन लाइन के थ्रू, जो आपके घर में लैंडलाइन नंबर्स होते थे ना, ठीक है, उनके थ्रू जब कनेक्शन दिया जाता है इंटरनेट का, ठीक है, सो उसको हम मॉडेम के थ्रू ही कनेक्ट कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन इंटरनेट सिस्टम? नॉट पूछा है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है? अपोलो नहीं है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी है, डॉगपाइल भी है। सो सर्च इंजन क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, आगे भी हम लाइव क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, what rank does India hold globally with respect to net gain in average annual forest area between 2010 to 20? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। रैंक पूछा है इंडिया का 2010 से 20 के बीच में। अब अपडेटेड डेटा के हिसाब से 2020 और 30 का डेटा पूछा जा सकता है। As per the Central Electricity Authority, the combined share of solar and wind energy, solar energy और wind energy का जो combined share है, total projected optimal mix of installed capacity for 2029 से 30 के बीच, ये है 60 पॉइंट, ये कॉमा नहीं होगा, ये पॉइंट है, ठीक है, 60.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है। मैं बता चुकी हूँ कि एसडीजी और एमडीजी चैप्टर 1 में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि इट हैज 20 गोल्स एंड 180 टारगेट्स। नो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 20 गोल्स नहीं होते हैं। कितने होते हैं? ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ क्वेश्चन। बताओ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों में कितने गोल्स होते हैं? गोल्स भी याद होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ गोल्स भी पता होना चाहिए आपको, टारगेट्स भी पता होना चाहिए, उसके सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड है, इट वॉज अडॉप्टेड इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2015, बिल्कुल सही। ठीक है, सितंबर 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था और 15 साल का ही टारगेट इसमें दिया है, यानी कि सन 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, इसके गोल जितने भी है, उद्देश्य जितने भी हैं, उनको हमें पूरा करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है, तो ये आ गया हमारा करेक्ट उत्तर। Which of the following is not covered under Environment Protection Act 1986? सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सी चीजें नहीं आती? देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस नॉट में पूछे गए थे इस पेपर में। ये वाला पेपर जो है ना, ये एमपी सेट का है 2030 का। सो कोस्टल रेगुलेशन जोन इसमें नहीं आता। ठीक है, बाकी सब आते पेपर में। अब अगली बार पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बोला है कि ये 19 दिसंबर 1993 से एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल सही है, काम में आना शुरू हो गया था, सही है। इट इज वन ऑफ द पार्टीज, इंडिया इज वन ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन। ऑब्वियसली इंडिया पार्ट है, इसीलिए हमसे ये पेपर में पूछा जा रहा है ना, तो ये भी सही है। सो ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर सही है। इसके अलावा 3 ऑप्शंस वाला पार्ट क्वेश्चन कहीं भी नहीं है, तो हमें आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। सो एज इट इज क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं, थोड़े घुमा फिरा कर भी आ सकते हैं, तो आपको एक आइडिया प्री वाई क्यू से मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ये मिला होगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।